वो देखें हमने बनाए थे प्रोटोकॉल्स कहाँ से, ये देखें इंटरसाइट ट्रांसपोर्ट लिंक बनाया। अब देखो लिंक नहीं बनाने दे रहा क्योंकि इस वक्त एक ही साइट है, तो एक साइट और अब बनाए न्यू साइट। ये मैं नाम इसका रखता हूँ LHR-ISP। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाए ना तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में आखिरी बात आपको मैंने बताई थी ब्रिज हेड, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास सपोर्ट टूल्स इंस्टॉल नहीं थे इसलिए रैपिडमैन कमांड मेरे पास नहीं चल रही थी, आज भी नहीं चल रही। उम्मीद है कि आज सपोर्ट टूल्स आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, कल से क्लास का टाइम क्या है? 6 बजे। 6 बजे तशरीफ ले आइएगा। 6 बजे हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, बीच में मैं गैप दे दूंगा 5 मिनट का ना 10 मिनट का, उसमें फिर आप नमाज पढ़ाइए। 6 बजे मतलब पूरे 6 बजे? पूरे 6 बजे, और 6 बजे भी पूरे 6 बजे, और उसके बाद नमाज के बाद का जो मैं टाइम अनाउंस करूँगा वो तो पक्का वही टाइम है, उसमें मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। नमाज पढ़ें, उसके बाद आ जाएँ। अगर आपने दुआएं शुआएं और तस्बीह और तहलील करने हैं तो मैं फिर तो ना पढ़े, वहीं कोई दुआ मांगने बगैर पढ़े आ जाए शायद। तो बाद लोग पौने घंटे की दुआ मांगते हैं जी, पौने घंटे की दुआ मांगते हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। देखिए रिलीजियसली फैनेटिक नहीं होना चाहिए, जगह देना चाहिए ना। आपकी रिलीजियस बिलीव्स, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपके साथ हैं, मेरी प्रैक्टिस मेरे साथ है, मेरी प्रैक्टिस का आपके साथ ताल्लुक नहीं, आपकी प्रैक्टिस का मेरे साथ ताल्लुक। लेकिन इस वक्त क्लास में नमाज पढ़ के फटाफट आ जाए मैनेज कर, ठीक है। नहीं ज़रूरी है, सुन्नत भी है। चला गया मेरा असिस्टेंट ने कहता सर मैं शबिजा को उड़ना मांग रहा, शबिजा आ रहा गया। बैकअप फाइल को रिमूव करता है कौन सी है? आप कह रहे हैं ना इतने लोग कल मौसम। अच्छा जी, कोई ट्रेड की बात कर रहे हैं आप? कोई ट्रेड शीट की बात कर रहे हैं? हो गया सर यही है वो चेंज हो। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गया है। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, रैपिडमैन स्लैश जी। क्या हो गया? वो क्या बोल रहे हो? एक बंदे ने क्या रहने दें, पता नहीं तुमने कहा मेरे ख्याल बाहर निकालने से अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है जी, कोई ब्रिज हेड नहीं है क्योंकि है ये दोनों डीसी एक साइड में, तो हम इनमें जुदाई डाल देते हैं, इनको अलग-अलग साइड में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो PC3 है इसको मैं यहाँ से मूव करवा रहा हूँ कहाँ पे, इस्लामाबाद। ठीक है, एक लाहौर में होगा, एक इस्लामाबाद में होगा, थोड़ी देर इंतजार भी कर लें। अच्छा, ब्रिज हेड का सिलेक्शन कौन करता है? एक्टिव डायरेक्टरी खुद करती है ब्रिज हेड का सिलेक्शन। कि किसे देखो ना, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने लिखवाई थी ब्रिज हेड की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कि जितने भी DCs होंगे उनमें से कोई एक ब्रिज हेड होगा। ठीक है, आपने मुझसे वॉचर्स का कहा था, हाँ, तो वॉचर्स आप ले लीजिएगा उससे मुदस्सिर से, ठीक है, मौज़म से, सॉरी
लेक्चर के बाद और मौजम से कहना वो कॉपीज़ जो करवाए मुझे दे दें, फोटो कॉपीज़ मौजम से ले लीजिएगा। जिन जिन लोगों को चाहिए वॉचर्स मौसम को, अगर उसके पास ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा उसे, कल वो दे देगा, क्योंकि मैंने मंगवा लिए। लेकिन अब मैं ईमेल नहीं करूँगा, मैं प्रिंट करके जो है वो आपको दूँगा। आपने उस प्रिंट आउट पे अपना नाम लिखना है, अपनी MCP ID लिखनी है और उसके बाद फ़ोटो कॉपियर से वो लिखे हुए मैं कॉपी करवा के एक मौसम को देंगे, ताकि मुझे पता हो कौन सा वॉचर किसके पास है। तो अभी मैंने 8 वॉचर्स थे जिनकी कॉपी उसे दे दी, बाकी जो और हैं वो भी मैं दे दूँगा। जिसको जब वॉचर चाहिए उस्मान से या मौसम से रब्ता करें, ठीक है। लेकिन तरीका यही होगा, प्रिंटेड फॉर्म में वॉचर देंगे, उस अपना नाम लिखें, अपने MCP ID लिखें, अपनी क्लास लिखें और कॉपी करवा के वो लिखे हुए में ना एक कॉपी दे जाएँ, ताकि हमें पता हो कि कौन सा वॉचर किसे दिए। ओके जी। तो ब्रिजहेड मैंने आपको बताया था कि जो रिमोट साइट से चेंजेस रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद फिर लोकल डोमेन कंट्रोलर्स को दे देता है। तो अब क्योंकि मेरे पास दोनों, अब जाहिर है अगर आपके पास 3-4 डोमेन कंट्रोलर्स एक साइट में हैं तो सारे ब्रिजहेड नहीं होंगे ना, ब्रिजहेड तो उनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो वो जो एक होगा, जो ब्रिजहेड होगा, उसे कौन ब्रिजहेड बनाएगा? एक्टिव डायरेक्टरी खुद बनाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी का काम है ब्रिजहेड बनाना, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो आप भी किसी को ब्रिजहेड खुद से बना सकते हैं, यानी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ब्रिजहेड का सिलेक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, मैं बाय फोर्स बता रहा हूँ ये ब्रिजहेड। समझ में आई बात? तो आप इसे कहते हैं प्रेफर्ड ब्रिजहेड। तरीका क्या है? सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाएं, पढ़ें क्या लिखा हुआ है। दिस सर्वर इज ए प्रेफर्ड ब्रिजहेड सर्वर फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है, याद रखना मैं कहाँ से गया हूँ। मैं सर्वर्स कंटेनर में गया हूँ और उसके बाद मैंने सर्वर की प्रॉपर्टीज पानी तो गया, सर्वर की प्रॉपर्टीज ओपन की और यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है, दिस सर्वर इज अ प्रेफर्ड ब्रिजहेड सर्वर फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। तो जो भी ट्रांसपोर्ट है वो ऐड करवा IP SMTP। अब इनके लिए ये ब्रिजहेड, अगर आपने किसी को ब्रिजहेड बना दिया तो फिर वही ब्रिजहेड होगा, ADS खुद नहीं बनाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, अगर तो एक्टिव डायरेक्टरी खुद से किसी को ब्रिजहेड बनाती है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर वो डाउन होता है तो ADS खुद से किसी और को ब्रिजहेड बनाती है, यानी फिर ADS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी सर। लेकिन अगर आप किसी को ब्रिजहेड बनाते हैं और वो डाउन हो जाता है तो फिर ADS नहीं बनाएगी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नहीं आगे किसी और को ब्रिजहेड बनाना है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन ये है कि ब्रिजहेड का एलोकेशन जो है वो लीव इट टू ADS, खुद ना बनाए। उसकी वजह ये है कि अगर डाउन होता है तो ADS खुद बना देगी, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना, अगर मल्टीपल DCs है तो ऑटोमेटिक अगर हमने किया हुआ है ब्रिजहेड, तो क्या किस बेस पे वो सिलेक्ट करता है इसको? रैंडमली, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, अच्छा ठीक है, रैंडमली। इसीलिए तो आपको कंट्रोल दे दिया, ज़ाहिर रैंडमली हो रहा है तो हो सकता है कि एक DC मेरा ऐसा हो जो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर हार्डवेयर उसका, तो वो अगर ब्रिजहेड हो तो ज़्यादा स्पीडी प्रोसेसिंग करे, इसलिए आपको दिया कंट्रोल। प्रोटोकॉल सर दोनों ऐड करवा दें, SMTP और IP। इट्स अप टू यू, अगर आप IP यूज़ करें तो IP ऐड करवा दें, अगर SMTP यूज़ करें SMTP ऐड करवा दें, दोनों यूज़ करें दोनों ऐड करवा दें, ठीक है। ये देखें, अब मैंने कमांड की फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, अब दिखा रहा है ब्रिजहेड, ये बता रहा है PC3 ब्रिजहेड है इस्लामाबाद का और PC1 ब्रिजहेड है लाहौर का। ब्रिजहेड्स फॉर साइट लाहौर PC1, ब्रिजहेड्स फॉर साइट इस्लामाबाद PC3। पहले क्या रिजल्ट आया था? ब्रिजहेड्स फॉर साइट लाहौर एक ही साइट थी और कोई ब्रिजहेड नहीं था। और यार ठीक है ना, मरी हुई क्लास हुई है बिल्कुल। आप लोगों में जज्बा नहीं है पढ़ने का। सर लोकली खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप? जी, लोकली खुद ही रेप्लिकेशन करवाएंगे आप ये जो बन गए हैं ब्रिजहेड? लोकली का वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे जो आपने इस क्वेश्चन में यूज किया। हमें ये बताया था ना कि ब्रिजहेड यही करेगा कि अपने जो लोकल डोमेन्स हैं उनको खुद ही रेप्लिकेट तो कोई करेगा। लोकल डोमेन्स नहीं, लोकल DCs। DCs जो है, लोकल DC है ही नहीं, 2 ही DCs, ठीक है। लेकिन अगर ये याद रखें ब्रिजहेड कोई चॉइस नहीं है, ऐसा हो सकता है ब्रिजहेड ना हो, जी सर। आप बनाएं या ADS बनाएं, होगा जरूर, ठीक है ना। और अगर ब्रिजहेड नहीं है तो दिस इज अ प्रॉब्लम, रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो जाए। अगर ब्रिजहेड है तो ब्रिजहेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंजेस को रिमोट साइट से रिसीव करके लोकल DCs को डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये मैंने डेफिनेशन कर लिख पा दी। ओके जी, यहाँ तक बात हो गई। और एक आखिरी बात देखें, शुरू में बता देनी चाहिए थी मुझे, 2 तरह की, आप कल मैंने आपको बताया था कि एक तो चेंजेस वो हैं जो स्कीमा पार्टीशन और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, ऐसा ही है, और एक चेंजेस वो हैं जो डोमेन डाटा की, ठीक है, ये 2 चेंजेस हैं ना।
तो जो स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की हैं वो तो पूरे फॉरेस्ट लेवल पे रेप्लिकेट होती है, और जो डोमेन डाटा की हैं वो डोमेन लेवल पे। इसका मतलब है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी में दो तरह की रेप्लिकेशन हो रही है, एक वो जिसमें सारे डीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसे रूल्स बनाती है जो चारों प्रोविंसेस पे अप्लाई होता है, ऐसा ही है ना। जैसे मुल्क में अगर इमरजेंसी लगा दी जाए तो वो चारों सूबों में इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोविंस लेवल पे होते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। जिस तरह गवर्नर राज लगा दिया पंजाब, डबल सवारी बंद कर दी। हाँ व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेस्ट लेवल पे रेप्लिकेट होती हैं। अब जो फॉरेस्ट लेवल पे चीज़ें रेप्लिकेट हो रही होंगी उसमें सारे डीसीज पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो जिस मर्जी डोमेन में, लेकिन जो चीज़ें डोमेन लेवल पे रेप्लिकेट हो रही होंगी उसमें सिर्फ डोमेन के डीसीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हर डीसी पे दो तरह की चेंजेस आ रही हैं, एक वो जो फॉरेस्ट से आ रही है और एक वो जो डोमेन से आ रही है। तो फिर रेप्लिकेशन टोपोलॉजीज भी दो तरह की होगी, क्या ख्याल है? दो तरह की टोपोलॉजीज होगी ना, एक वो जिसपे स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो रही है और एक वो जिसपे डोमेन डाटा रेप्लिकेट हो रहा है। यार आप लोगों को पढ़ाई करने का शौक नहीं है, मैंने हिसाब लगाया है। आप लोग बाय यानी वो होता है ना अजाब समझ के पढ़ना, बोझ समझ के पढ़ना, वो हिसाब है। नहीं लेकिन पता क्या होता है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बोझ समझ के पढ़ रहे हैं ना तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे। बोझ समझ के पढ़ने से बेहतर है ना पढ़ें, सही बता रहा हूं। बोझ समझ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ा नहीं जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो काम करें जो कम से कम जॉब के लिए कैरियर का सिलेक्शन जो है ना, कैरियर का सिलेक्शन मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक भतीजा है, उसको बड़ी कोशिश की है कि वो, लेकिन अब एक बंदा नहीं काम कर सकता तो फिर बिला वजह उस पर फोर्स करने की। अब उसका मैथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो ये होता है ना, वालिदैन को शौक होता है बच्चा इंजीनियर बन जाए, उसको ज़बरदस्ती एडमिशन दिलवा दिया किसमें, FSC में, प्री इंजीनियरिंग। मैंने कहा आराम से इसको FA करवाएं, उसके बाद BCom करवाएं, ये नहीं कर सकते, लेकिन वो माँ बाप की ख्वाहिश थी नहीं ये बच्चा इंजीनियर बन जाए, ज़बरदस्ती FSC करवा, ठीक है जी। वो जनाब बड़ी कोशिश की, लेकिन आपको पता है मैथ अगर किसी को नहीं आता तो फिर उसे नहीं आता, ठीक है। तो वो पहले मैं अपनी एग्जाम में बिजी था, तो मुझे कहता था कि यार तुम पढ़ाया करो। मैंने कहा जी मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं अपना बिजी, अब मैं बिजी नस मेरी खत्म हो गई। तो फिर मुझे कहा गया कि पढ़ाएं, तो मैंने यही कहा कि जी एग्जाम से निकाल जो ख्याल है उससे जो छोटा है वो अच्छा है पढ़ाई। मैंने कहा इसको बनाए इंजीनियर, ये बन जाएगा, इसको इंजीनियर ना बनाए आप, इसको आज़ाद कर दें, जो बन रहा बनने दें। सही कहा। तो अब आराम से ठंड में और रोज फिल्में देख रहा है, पेपर करीब है, अगर इंजीनियर तो बनना ही ना, मौजे बेसिकली जाहिर है वो नहीं बन सकता, तो उसे क्यों बना रहा है? क्या वो डायरेक्टर बन जाए, उसको जो मर्जी वर्का से कहता है चलो मेरी जितनी तैयारी है मैं इंजीनियर तो नहीं बनना, पास हो जाऊंगा मैं। उसके बाद वो BCom या कोई फील्ड जो उसके लिए उसके जहन से मैच करती होगी वो कर लेगा। लेकिन एक काम तो मैं इस जहन का मालिक हूँ कि अगर आप एक चीज़ नहीं कर सकते ना, ना करें। अगर आप MCSE नहीं कर सकते ना तो ना करें MCSE। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ अब नहीं, ये शुरू का है, शुरू में डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। मैं ओरिएंटेशन में नहीं बताता, सबसे ज़्यादा बंदे में बताता हूँ। और में सबसे ज़्यादा बंदे किस क्लास से भागते हैं? मेरी क्लास से, क्योंकि मैं डे 1 पे मेरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप पहले डिसाइड कर लेंगे ये जो आप करने आएंगे आपके लिए सही कोर्स है, अगर नहीं है सही तो ना करें, बिला वजह क्यों फिर पैसे ज़ाया करें। तो हर बंदा नहीं कर सकता कोई भी चीज़, ठीक है, तो अपना पैसा बर्बाद ना करें। यही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप देखने अगर तो आपको MCSE में मज़ा आ रहा है तो कह रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा तो लानत भेजें, कोई और काम करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे काम हैं। एक तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कमालिए से खद्दर ला के लाओ बेचें, तो 2 गोली मौसकी लगा ले, 2 गोली मौसकी लाए, बहुत सारे हैं। गन्ने का रस है, गन्ने की रॉ जो है, मशीन लगा ले, मशीन लगा, फोटोकॉपी की मशीन लगा ले, फोटोकॉपी की मशीन, जिस उसी में गन्ना लगा, अच्छे लेवल के काम भी बताओ, उसी में बिजनेस स्टार्ट कर ना चले। हर बंदा अपने जहन के मुताबिक MCSE करके लोधरा में जाके ना चले की रेडी अंडा दाल करे। अयाज मजीद, तनवीर यूसुफ, शाह सैयद, साकिब इनायत, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद शकील, सैयद बिलाल हुसैन, नेमतुल्लाह, नबील शहजाद, अदनान रज़ाक,
वकास अशरार, तारिक मलिक, अब्दुल हसन, सलीम अनवार, नासिर अजीम, मोहम्मद तमीम, अहमद जब्बार, मोहम्मद इरफान, वो भी सबकी अटेंडेंस होगी जी। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, बस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे आसान जो चीज़ पढ़ाई में है ना वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, देखें ना आप लोग बिल्कुल फारग थे लेकिन ये फिर भी पढ़ना शुरू हो गए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप देख लेना, मेरे दोस्त मुझको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम किसी फील्ड में नहीं चल सके थे इसलिए तुम इसमें आ गए, और सही कहते हैं। ये फैक्ट है कि आपको आईटी में और ये कॉमर्स की फील्ड में ज़्यादातर वो ना पढ़ने वाले लोग नजर आएंगे मेरे जैसे ना, जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं, इसमें फिर भी चल जाते हैं। तो इसमें पढ़ना आसान है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये याद कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता ना यार, आपने समझ लिया बस काफ़ी। दैट्स इट। अगर आपको समझ में आ गई बात और आपके जहन में वो स्टोर हो गई है कि इस तरह, दैट्स इट। तो मेरा ख्याल है इसको करना आसान है। अगर आप इस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल है। आपने इंटर किस पर किया? मैंने एफएससी की थी। मैं एक्चुअली ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं था ज़्यादा। मैथ मेरा बहुत अच्छा था, पर मैथ ही था। फिजिक्स में सारे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी। यानी हर वो जगह जहाँ पे बैठ के मेहनत वाला काम होता था ना, उससे मैं भागता था, जो याद करने वाला काम था। टेक्निकल था। हाँ, टेक्निकल जहन था। उसके बाद मैंने बीएससी की थी डबल मैथ फिजिक्स के साथ, उसमें भी इंग्लिश में मेरे 33 मार्क्स थे, फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल किए थे और मैथ्स ठीक था। उसके बाद फिर MIT था, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। तो वो यही यानी मैं हमेशा याद करने से भागता रहा हूँ, ठीक है, याद करने वाला काम जो है मुझसे नहीं है। तो अगर आप लोगों से याद करने वाला काम हो जाता फिर तो आप लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि डबल मैथ फिजिक्स के साथ पढ़ के BSc को इस फील्ड में क्यों आ गए, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाता फिर? नहीं, और इस देखिए हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई BCS के अलावा तो कोई और ट्रैक है ही नहीं ना। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, BSc किया तो BSc ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो आप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये साइंटिफिक स्टडीज़ है। हाँ, अगर आपने यानी लाइक जर्नलिज्म है आपकी फील्ड या पॉलिटिकल साइंसेज है, फिर ये समझ में नहीं आता। कॉमर्स है आपकी फील्ड और होम इकोनॉमिक्स, हर बंदा अपनी फील्ड बता रहा है, तो फिर ये नहीं बनती। लेकिन अदरवाइज अगर आपने BSc की है या BCS की है तो फिर ये फील्ड बनती है, कोई ऐसा मसला नहीं। अब ज़ाहिर BSc करके फिर आप और क्या करते हैं, लेक्चरशिप करते हैं, मास्टर्स करते हैं मैथमेटिक्स में, लेक्चरार बनते, खुद भी पागल हो जाते लोग। बेहतर है ये आपके सामने, ये आपको बता रहा है कि 4 पार्टीशन है। देखिए इसके साथ तो हमारा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन क्या लिखी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन। पता क्या मतलब है इसका, कि अगर देखो एक्टिव डायरेक्टरी 4 पार्टीशन लिखते हैं, अगर आपने जो चेंजेस की हैं वो कौन सी पार्टीशन में हुई है, एप्लीकेशन पार्टीशन में, तो वो कहाँ जाएंगी? देखो ना ऊपर तो उसने बता दिया कि अगर स्कीमा में चेंज करोगे तो कहाँ जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे, डोमेन में चेंज करोगे। यहाँ ना फॉरेस्ट लिखा ना डोमेन, इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट लेवल पे हो और ये भी हो सकता है कि डोमेन, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन। आपके जहन में कोई एप्लीकेशन है जो अपना डाटा एप्लीकेशन पार्टीशन में रखती हो? जी हो गई पूरी MCS। ADS सर खुद कैसा अच्छा जवाब है, ADS अपना डाटा ADS में रखती है। कोई एप्लीकेशन बताएं जो अपनी चीजें ADS में रखती है, और इसका आंसर आपको देना चाहिए। सर DNS, शाबाश। DNS में नहीं पढ़ा हमने, इंटीग्रेटेड पार्टीशन। तो DNS का जो डाटा है वो इधर फॉल करेगा ना, इधर फॉल करेगा। तो इसके मुताबिक उसे आप डोमेन लेवल पे भी रेप्लिकेट करवा सकते हैं और फॉरेस्ट लेवल पे भी, तो यही मतलब है ना। तो हम जाते हैं DNS में, ये हम आ गए DNS में, और हम गए DNS की प्रॉपर्टीज में, जोन की प्रॉपर्टीज में, रेप्लिकेशन, चेंज पे क्लिक किया। देखो ये लाइन जो इस वक्त सेलेक्टेड है इसमें लिखा हुआ है टू ऑल DNS सर्वर इन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, और ऊपर वाली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टू ऑल DNS सर्वर इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो मेरे कंट्रोल में है ना, मैं चाहूँ तो फॉरेस्ट लेवल पे रेप्लिकेट हो सकता है, मैं चाहूँ तो डोमेन लेवल पे रेप्लिकेट हो सकता है। तो ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई, रह गई ये बातें। तो इन दो के लिए टोपोलॉजी बनती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने
आपके पास 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। एक ग्रीन कलर की टोपोलॉजी नजर आ रही है जिसके साथ लिखा हुआ है डोमेन ए टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी है लाइट ब्लूइश सी स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी। और ठीक है ना? मेरा आपसे सवाल है कि दोनों टोपोलॉजी सेम क्यों है? पुराने लोग खामोश रहे हैं, नए लोग जवाब दें। इस वक्त दोनों टोपोलॉजीज 100% सेम है। जी बताएं। क्वेश्चन ये है कि दोनों टोपोलॉजीज एक जैसी हैं, क्यों है एक जैसी? ये मेरा क्वेश्चन। सेम फॉरेस्ट सेम स्कीमा भी एक ही होगा। शायद कॉन्सेप्ट सही है, आंसर गलत है जी। एक ही डोमेन एक ही डोमेन फॉरेस्ट। अगर पाकिस्तान में एक ही प्रोविंस हो, सोचें तो पाकिस्तान और प्रोविंस का साइज एक ही होगा ना, जिस तरह कुवैत है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं ना जो कंट्री है और उसी को सिटी लगा के आप कह देते हैं कि वो उसका कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल का साइज और कंट्री का साइज बराबर होता है, और ठीक है ना? तो बस यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इस फॉरेस्ट में 2 डोमेन्स हो जाएं जैसे कि ये केस है, तो फिर देखें टोपोलॉजीज डिफरेंट हो जाएंगी। एक डोमेन ए टोपोलॉजी है, A1 A2 A3 A4। एक डोमेन बी टोपोलॉजी B1 B2 B3। ये जो क्या है, ये इस कलर को क्या कहते हैं? मजेंडा। शादीशुदा तो नहीं? सूट बेचता रहा सर। ये वाकई मजेंडा कलर है, सही है। इसको ये होता है, ये शादी के कपड़ों में ही होता है इस तरह का रंग। अदरवाइज गैर शादीशुदा बंदा इस तरह का कलर पहनना पसंद नहीं करता। अगर आप में से कोई पसंद करता तो मान अच्छा। ये आपके सामने, क्योंकि डोमेन ए और डोमेन बी दोनों एक ही फॉरेस्ट में, इसलिए फॉरेस्ट की टोपोलॉजी में 7 के 7 DCs बीच में इन्वॉल्व है। बात क्लियर होती है? ज़बरदस्त होती है। टोपोलॉजी अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। देखने के लिए आप रन करेंगे रेप्लिकेशन मॉनिटर, और रेप्लिकेशन मॉनिटर में मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। ये आपके सामने, यहाँ राइट क्लिक करें, नजर आ रहा है शो इंट्रा साइट कनेक्शंस और शो इंटर साइट। ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ से आप शो ब्रिज हेड भी कर सकते हैं, शो ब्रिज हेड इन दिस सर्वर साइड या इन द एंटरप्राइज। मैं कहता हूँ इन द एंटरप्राइज। ये दिखा रहा है एंटरप्राइज में 2 ब्रिज हेड हैं, लाहौर में PC1 और इस्लामाबाद में PC। समझ में आ गई बात? लें जी, रेप्लिकेशन का आर्टिकल खत्म और ग्रुप पॉलिसी शुरू। लड़ी लग रही एक चीज आपको नहीं बताई, याद आ रही है, प्रोसेस से रिलेटेड थी, ये भी नोट कर लें। ये जो टोपोलॉजी आपने देखी ना, ये टोपोलॉजी बनाना किसका काम था? KCC का, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर। ये एक बैकग्राउंड सर्विस है। बैकग्राउंड सर्विस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सर्विसेज में जाके देखेंगे तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। और KCC टोपोलॉजी जो है उसे जनरेट करती है। ये देखो, मैं यहाँ जाके कमांड देता हूँ rep_/KCC, तो कहते हैं कंसिस्टेंसी चेक ऑन लोकल होस्ट सक्सेसफुल, यानी टोपोलॉजी आपकी कंसिस्टेंट स्टेट है। इसी तरह अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन मॉनिटर में अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ जनरेट चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, तो देखिए क्या कहता है, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर वाज सक्सेसफुली, ठीक है। KCC चेक करता है अगर कोई नया DC टोपोलॉजी में आता है या पुराना DC रिमूव होता है तो फॉरन टोपोलॉजी को अपडेट करेगा। और ये स्लाइड में इसने एक स्लाइड से समझाया भी है। कल क्लास कितने बजे? 6 बजे। शाबाश, नहीं। ये देखें, सारे DCs पे KCC चल रहा था, एक DC नया आया, जैसे ही नया DC आया टोपोलॉजी दोबारा से जनरेट। समझ
समझ में आ रही बात? और टोपोलॉजी में किस तरह के लिंक्स बनाता है? बाय डायरेक्शनल रिंग बनाता है, बाय डायरेक्शनल रिंग। नजर नहीं आ रहा है? दोनों तरफ जा रही है। ये लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। जाहिर है नेटवर्क लिंक्स एडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेटवर्क लिंक्स तो राउटर पे बनाए, वो राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडीएस का कंसर्न नहीं। एडीएस थोड़ी ये ट्रैकिंग करेगी, ये तो राउटर्स और स्विचेस का काम। ये बात रह गई थी, मैंने आपको बता दी। लें अब आ जाए ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। पानी खत्म। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कहानी सुनाऊं पहले? कहानी सुनो। पॉलिसी किस लिए होती है इरफान? पॉलिसी जनरली मैं पूछ रहा हूँ, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है लाइक आप मेजर साहब से जाके कोई ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं। पॉलिसी बेसिकली कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है जो किसी इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो गई। आप जब भी किसी इन्वायरमेंट में इन होते हैं तो कुछ आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पे अप्लाई होती हैं, ठीक है, और आपको उन फैसिलिटीज और उन रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखना पड़ता। बात समझ में आती है ना? जैसे लाइक मैं अभी पेपर देने गया तो मेरा वीज़ा जो है वो 21 डेज़ का था। मुझे फैसिलिटी क्या मिली? फैसिलिटी ये मिली कि मैं उस टाइम में उस कंट्री में इन हो सकता था, यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में। रिस्ट्रिक्शन क्या अप्लाई थी? 21 डेज से पहले एग्जिट भी होना है। समझ में आ रही बात? ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही है। इसी तरह आप कॉर्पोरेट में आए तो आपको कुछ, आपने कहीं जॉब की, आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिली। क्या फैसिलिटी मिली? आपको ये फैसिलिटी मिली कि कंपनी आपको सैलरी देगी, ठीक है, आपको हाउस अलाउंस मिलेगा, ठीक है, से आपको मोबाइल का जो आपकी यूटिलाइजेशन है उसका बिल भी कंपनी पे करेगी। ये फैसिलिटीज़ हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या अप्लाई हो रही हैं? अगर आप सुबह 10 मिनट भी लेट हुए तो आपकी सैलरी में से 500 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है? ये रिस्ट्रिक्शन है। तो किसी भी इन्वायरमेंट में, यानी ये अभी हम टेक्निकल बात कर ही नहीं रहे, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम वैसे बात कर रहे हैं। एक घर का एनवायरनमेंट होता है, उसकी वजह से घर में भी रहते हुए कुछ आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पे अप्लाई होती हैं। सो विद आईटी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? एक कंप्यूटर जैसे ही डोमेन ज्वाइन करता है, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती हैं। फैसिलिटीज क्या हैं? हो सकता है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि जितने भी डोमेन के यूजर हैं वो उस कंप्यूटर पे लॉग ऑन हो सकते हैं। और क्या फैसिलिटी है? हो सकता है उस कंप्यूटर पे ऑफिस एक्सपी डोमेन की तरफ से इंस्टॉल हो जाए। ये पढ़ना है आप, ठीक है, हाउ टू पुश सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, हमने पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? लेट्स से रन कमांड गायब हो जाती है, रन कमांड, ये रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट सेट ऑफ सेटिंग्स हैं जिससे आप यूजर पे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उन फैसिलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस को मिला के वो जो बंडल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज योर ग्रुप पॉलिसी। और समझ में आ गई बात? बड़ी जबरदस्त कहानी। अब जनाब, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जाहिर है आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले को पता ही दो चीज़ों का होना चाहिए, एक तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है और दूसरा फिजिकली वो कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है। यही दो बातें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले को ये पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो रनिंग फेस है जो हमारे सामने है, और बेसिकली ये रनिंग फेस हमारे सामने आ रहा है कुछ फाइल्स की वजह से जो बैक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स को चलाने के लिए ड्राइवर फाइल्स हैं, सर्विसेज को चलाने के लिए सर्विसेज की एग्जीक्यूटेबल्स हैं, ठीक है। तो एक होती है फिजिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग। अभी जो मैंने बात की है ये थी लॉजिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर में कि ग्रुप पॉलिसी पे फिजिकली है क्या। तो याद रखिएगा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जब फिजिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है,